हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज में। और आज हम चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ यानी अध्याय 3 पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। और इसी चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि क्यों मैंने गर्मी, सर्दी, ऑटम, स्प्रिंग जैसे सीजन्स की फ़ोटो यहाँ लगाई है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि जो पृथ्वी होती है वो बेसिकली सीधी नहीं है, वो एक इमेजिनरी रेखा जिसको हम लोग अक्ष या एक्सिस बोलते हैं उस पे टिल्टेड है। आज हम ये जानेंगे कि ये जो एक्सिस है वो कितनी टेढ़ी है, यानी पृथ्वी कितनी टेढ़ी है। देखो, अगर हम पृथ्वी ऐसे बनाएं तो हमें पता है ऊपर की तरफ आता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ आता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों में से पास करती हुई अपन ने एक रेखा बनाई जिसको इमेजिनरी रेखा या काल्पनिक रेखा या फिर एक्सिस कहा जाता है। पर क्योंकि पृथ्वी ऐसी ना होके टेढ़ी है तो हमारी रेखा ऐसे निकलती है। ठीक है, तो अब हम इसका एंगल यानी कोण कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ से उसका कोण निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस लाइन को, जो ये सीधी लाइन है, जो ये समकक्षीय लाइन है, इसको हम लोग बेसिकली ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन या फिर कक्षीय समतल, यहाँ पे, या फिर कक्षीय समतल। ठीक है, ये जो एंगल बनता है आपकी इमेजिनरी काल्पनिक रेखा यानी एक्सिस का और आपके कक्षीय समतल यानी ऑर्बिटल प्लेन का, ये करीबन 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री बनता है। इसी को आप दूसरे तरीके से और देख सकते हो। आपके ये ऑर्बिटल प्लेन पे अगर मैं एक सीधी लाइन बनाऊं जो इस ऑर्बिटल प्लेन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो, 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो वर्टिकल लाइन है, जो ये लंबित लाइन है, इससे हमारी एक्सिस कितना एंगल बनाएगी? तो 90 में से 66.5 माइनस करोगे, घटा दोगे तो 23.5 आता है। तो या तो आप 66.5 याद कर लो या 23.5 याद कर लो, कोई भी एक चीज याद कर लो और किससे बना रही है वो याद कर लो। तो अब हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी टेढ़ी है और पृथ्वी कक्षीय समतल से या ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। फिर आते हैं हम पृथ्वी के मोशंस यानी उसकी गतियों पे। तो पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है या मोशंस करती है। एक होता है ये अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही धुरी पे घूमती है, जिसको हम लोग रोटेशन या फिर घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन या फिर घूर्णन। और एक पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, करेक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन या फिर परिक्रमण। अगर हम घूर्णन की बात करें तो देखो, आप उठते हो, आप पूरे दिन काम करते हो, फिर सोते हो, फिर वापस अगले दिन उठते हो, तो ये पूरा एक दिन जो है 24 घंटे का चलता है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पे, अपने एक्सिस पे कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है? 24 घंटे में। तो रोटेशन या घूर्णन की जो गति है, उसका जो पीरियड है, उसका जो टाइम पीरियड है, उसका समय काल है, वो कितना हो गया? 24 घंटे। और ये एक्टिविटी पृथ्वी रोज करती है, रोज दिन होता है, रोज रात होती है, फिर वापस उठते हो, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। तो इसका मतलब ये कैसी गति है? ये इसका डेली मोशन है, ये इसकी दैनिक गति है। ठीक है, और ये जो 24 घंटे उसे लग रहे हैं, इसको हम लोग अर्थ का डे या फिर पृथ्वी का समय काल, पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पे। ये क्या होता है ये इस डायग्राम से समझेंगे। ये अपने पास सूरज है, इस सूरज की रोशनी पड़ी। अगर ये पृथ्वी सीधी होती, ठीक है, तो ये पूरे हिस्से पे रोशनी पड़ती और पीछे वाले हिस्से पे रोशनी नहीं पड़ती। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है जिसके सामने सूरज है, यहाँ पे गर्मी होती, इस पे रोशनी पड़ती, इस पे लाइट आती। जो पीछे वाला हिस्सा है जिस पे लाइट नहीं आ रही है वो डार्क रहता है ना, वहां थोड़ी सी ठंड भी होती और गर्मी भी कम होती। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रही है, एक वो हिस्सा जो सूरज के सामने है जिसके ऊपर लाइट पड़ती है जब वो सूरज के सामने आता है, और एक वो हिस्सा जो सूरज के सामने नहीं है, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, अब ये वृत्त कैसे हो गया? क्योंकि हमें पता है पृथ्वी गोल है। आप यहाँ पे एक लाइन बनाते हो तो वैसे सेमी सर्कल टाइप की बनेगी और वो पीछे से वापस आएगी। तो कोई भी चीज पृथ्वी पे रेखा नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो देशांतर रेखाएं थी। लेकिन याद है अपन ने अक्षांश पढ़ा था, लैटिट्यूड्स पढ़े थे, तो लैटिट्यूड्स भी क्या थे? एक सर्कल। वैसे ये भी क्या हो जाएगा? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति वृत्त। ठीक है, अब
ये प्रदीप्ति व्रत जो है इसका और एक्सिस का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति व्रत है। अब इसमें हमारी एक्सिस जो है वो ऐसे जाती है, ठीक है, हमारा नॉर्थ पोल किधर है, इधर, हमारा साउथ पोल किधर है, इधर, ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, और ये हमारा प्रदीप्ति व्रत यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। तो यहाँ पे ये देखो, अगर पृथ्वी सीधी होती तो, और हमारी एक्सिस भी सीधी होती, मतलब ये वाली कंडीशन मान लो, तो इसमें क्या होता, बराबर के दो आधे आधे हिस्से बनते। यहाँ पे भी बराबर के ही हिस्से बनेंगे, लेकिन वो जो हिस्से बन रहे हैं वो नॉर्थ पोल, ठीक है, फिर यहां से अगर आप देखोगे तो लगभग आएगा हमारा आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक का व्रत, फिर यहाँ पे आते ही हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो जाता है हमारा इक्वेटर, ठीक है, विषुवत व्रत। फिर इसके नीचे क्या आएगा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आएगा एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, एंटार्क्टिक का व्रत, और यहाँ पे आ जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक बार ऐसा होगा कि कभी नॉर्थ पोल पृथ्वी के सूरज के सामने होगा, और जब ये पृथ्वी घूमेगी तो कभी ऐसा भी होगा कि जब पृथ्वी इधर से जाके इधर आ जाएगी तो फिर साउथ पोल जो होगा, दक्षिण ध्रुव जो होगा, वो सूरज के सामने होगा, ठीक है। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें फिर बताता है कि कौन सी रेखाओं पे, कौन सी लैटिट्यूड्स पे, कौन से अक्षांशों पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी, टेढ़ी पड़ेगी, और कहाँ पे पड़ेगी और कहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। और याद रखना, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से हमें दिन और रात भी पता लगता है। जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहां दिन होगी, जो हिस्सा सूरज के ऑपोजिट साइड पे होगा वहां रात होगी। तो अगर कभी ये सोचा है कि पृथ्वी अगर अपनी धुरी पे घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, पृथ्वी अपनी धुरी पे नहीं घूमे, वो सूरज के चारों ओर काट रही है, लेकिन अगर वो अपनी धुरी पे ना घूमे तो जो हिस्सा सूरज के सामने है वो हमेशा सूरज के सामने ही रहेगा, ठीक है, और जो हिस्सा सूरज से दूर है वो हमेशा सूरज से दूर रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक जगह हमेशा दिन होगी, गर्मी होगी, और दूसरी जगह हमेशा रात होगी और एक्सट्रीम ठंड होगी। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। और ये जो धुरी पे घूमने वाली बात है ना, ये घूर्णन करने वाली बात है, ये हमारे खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, बहुत पहले ही उन्होंने बता दिया था, जिसको बाद में साइंटिस्ट ने फिर कंफर्म किया था। तो ये तो थी आपकी घूर्णन या रोटेशन की बात। अब हम चलते हैं रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण पे। देखो, हमें ये पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, पर आपने कभी ये सोचा है कि क्यों ऐसा होता है कि हर चौथे साल में, फरवरी के महीना जो वैसे 28 का होता है, क्यों हर चौथे साल में वो 29 डेज का, 29 दिनों का हो जाता है, और उस साल क्योंकि एक दिन फरवरी में बढ़ गया तो पूरे साल में 365 की जगह 366 डेज होते हैं, है ना। और ये जो 366 डेज होते हैं, ऐसे वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर या लीप वर्ष। तो ये एक एक्स्ट्रा दिन आ कहां से रहा है, होता क्या है, आपको पता है कि जब पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है ना। अब जब वो चक्कर काटती है तो उस वजह से क्या बनते हैं, सीजन्स, क्या बनते हैं, सीजन्स, ठीक है, ऋतुएं आती हैं। कभी आपको पता है गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, ऑटम का, है ना, शरद का, तो बहुत सारे सीजन्स आते हैं, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऐसे करके हम 4 सीजन्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो सीजन्स पढ़ रहे हैं या पृथ्वी जो पूरे चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमने पे चक्कर लगाती है 24 घंटे में, और पृथ्वी सूरज के आसपास चक्कर लगाने में लगाती है करीबन 365 दिन और 6 घंटे, मतलब 1/4 हो गया, ये 1/4 दिन हो गया। तो अब मुझे बताओ कि 6 घंटों को आप 4 से जब गुना करोगे तो 24 निकलेगा। इसका मतलब हर साल अपन 6 घंटे हैं वो छोड़ रहे हैं, तो चौथे साल क्या हो जाएगा, अपना एक पूरा का पूरा दिन ऐड हो जाएगा। इस वजह से आप देखोगे कि एक लीप ईयर निकलता है, ठीक है, यहां पे ये देखो, ओके। तो ये लीप वर्ष वहां से आता है। फिर दूसरी चीज आती है कि पृथ्वी जो सूरज के अराउंड ये चक्कर काट रही है, ये ऐसे काटती है गोल शेप में, या ये एलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घवृत्ताकार पथ में काटती है। आंसर है एलिप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी इनफैक्ट प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सूरज के अराउंड जब चक्कर काटते हैं वो दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में काटते हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं काटते, ठीक है। अब यहां पे हमें 4 डेट्स याद करनी है। एक है आपकी 21 जून, एक है आपकी 22 दिसंबर, एक है आपकी 21 मार्च,
और दूसरी है 23 सितंबर। ये 4 डेट्स आपको याद करनी है क्योंकि इन चारों डेट पे होता है कुछ कमाल। सबसे पहले हम चलते हैं 21 जून की तरफ। 21 जून पे क्या हो रहा है? आप मुझे बोलोगे मैम 21 जून को तो हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी इंटरनेशनल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। वो बात सही है, पर क्यों हमने इसी दिन को चुना योगा करने के लिए? क्यों हमने 21 जून को ही चुना? क्योंकि 21 जून को होती है एक बहुत बड़ी चीज। क्या है वो? उसको कहते हैं हम समर सॉल्स्टिस। क्या कहते हैं? समर सॉल्स्टिस। यहां देखो, समर सॉल्स्टिस यानी उत्तर अयनात। ये क्या होता है? बेसिकली 21 जून के दिन नॉर्थ हेमिस्फेयर, जो अपने उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से हैं, वहां पे सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो दिन आपका काफी बड़ा होता है। और हमेशा याद रखना, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में, जो उत्तरी गोलार्ध में सीजन होगा, जो ऋतु होगी, सदर्न हेमिस्फेयर में, दक्षिण गोलार्ध में उसका ऑपोजिट होगा। तो अगर ऊपर गर्मी है तो नीचे सर्दी है, ऊपर अगर विंटर है तो नीचे गर्मी है। तो अगर 21 जून को आपको कभी भी याद ना रहे कि ऊपर उत्तरी गोलार्ध में कौन सा सीजन होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीजन होगा, तो हमेशा इंडिया या भारत के रिस्पेक्ट में सोचना। कैसे? हमें ये पता है कि जो भारत है वो एक तो लंदन से पूरब की तरफ है और एक वो इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। तो अगर आपको कभी भी याद ना आए तो बस इतना याद रखना कि जो इंडिया, अपना भारत जो है, वो बेसिकली एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में आता है और एक वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर यानी पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक है? तो अब अगर मैं बोल रही हूं कि 21 जून, तो 21 जून को भारत में क्या होती है? गर्मी। करेक्ट है? तो भारत में गर्मी है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी क्या होगी? गर्मी। ठीक है? तो सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सी कंट्री ले लो? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा होगा? विंटर का सीजन। ठीक है? अब वैसे ये समझो कि जैसे अगर अपन 22 दिसंबर की बात करेंगे तो 22 दिसंबर को भारत में क्या पड़ रही होती है? ठंड यानी विंटर्स। तो उत्तरी गोलार्ध में तो विंटर्स है और विंटर में क्या आती है? 25 दिसंबर को क्रिसमस। करेक्ट है? लेकिन मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा होगा 25 दिसंबर को? अगर ऊपर विंटर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिण गोलार्ध में है, सदर्न हेमिस्फेयर में, तो वहां पड़ रही होगी समर। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस आती है वो समर सीजन, गर्मियों के सीजन में आती है। तो आप ये जो फोटोज देखते हो ना क्रिसमस पे, स्नो जमी हुई है, ये क्रिसमस ट्री ऐसा बना हुआ है, ये सारी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध की फोटो है। ऑस्ट्रेलिया में तो भयंकर गर्मी होती है। ठीक है? तो हमने अभी क्या देखा कि 21 जून के दिन क्या पड़ता है? समर सॉल्स्टिस या फिर उत्तर अयनात। ठीक है? उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ऐसा क्यों होता है ये समझो। देखो होता क्या है, सपोज करो ये अपना पृथ्वी है और ये अपना सूरज है। ठीक है? अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे टिल्टेड होती है। ठीक है? और अपन ने बताया था ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ऐसे जाता है। यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ पोल और यहाँ आ गया आपका साउथ पोल। ठीक है? फिर यहां से आप बनाओगे तो ये आता है आपका आर्कटिक व्रत। ठीक है? फिर यहाँ पे आता है आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आ गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री। फिर यहाँ पे आ जाएगी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ आ जाएगी एंटार्क्टिक व्रत और ये आ गया आपका दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें देखो सूरज की रोशनी अगर मैं देखूंगी तो 21 जून के दिन होता क्या है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहां पे बिल्कुल पड़ तो रही है पर टेढ़ी पड़ रही है। दिख रहा है? यहाँ पे सीधी है और यहाँ पे टेढ़ी है। नॉर्थ पोल के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है, पर ये देखो रेखा यहीं तक पहुंच पा रही है, यहां तक पहुंची नहीं। तो साउथ पोल में बिल्कुल रेखा नहीं पहुंच रही है, बिल्कुल सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही हैं। तो साउथ पोल में तो हो रही है भयंकर ठंड, बिल्कुल रात जैसा माहौल। ठीक है? और सूरज ही नहीं आ रहा। और नॉर्थ पोल पे ऐसा होगा कि देखो नॉर्थ पोल पे, दक्षिण उत्तरी ध्रुव पे अपन ने पहले भी देखा था कि ध्रुवों में जो सूरज होता है वो वैसे भी क्षितिज के ऊपर नहीं जाता, पर वो क्षितिज तक तो आए। तो साउथ पोल में तो वो क्षितिज तक भी नहीं आ रहा और नॉर्थ पोल में वो क्षितिज तक आ रहा है। तो वहां अच्छी, मतलब ठीक ठाक लाइट आ रही है, स्लांटिंग ही आ रही है पर ठीक ठाक लाइट आ रही है। सूरज जो है बिल्कुल सर के ऊपर कहां पे है? कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है? ये होता है 21 जून के दिन। 21 जून के दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट अपना सूरज होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती है क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ रही है। ठीक है? इसका उल्टा कर दो विंटर सॉल्स्टिस में। विंटर सॉल्स्टिस मतलब ये वाला।
ठीक है। विंटर सॉल्स्टिस मतलब क्या हो जाएगा आपका दक्षिण अयनात। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, आप सारी चीजों को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में देखते हो। जब नॉर्थ में समर है तो अपन वहां पे 21 जून को समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। जब नॉर्थ में यानी उत्तर में विंटर है तो अपन 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। विंटर सॉल्स्टिस के दिन क्या हो जाएगा, उल्टा अपने आप सोचो, जब समर सॉल्स्टिस में सबसे लंबा दिन था और सबसे छोटी रात थी, तो विंटर में सर्दियों में क्या हो जाएगा, रातें लंबी हो जाती हैं, तो सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन। और ऐसा क्यों हो रहा होगा और ये कहाँ पे हो रहा है, सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन? ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब चीजें बदल गई। सूरज यही है पर अब आपकी पृथ्वी गोल चक्कर काट के 6 महीने में यहाँ पे आ गई। ठीक है, पहले यहाँ पे थी 21 जून को, अब वो यहाँ आ गई। अभी भी टिल्टेड ही है ना। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से आपका आर्कटिक का व्रत, फिर ये आपकी कर्क रेखा, ये आपका इक्वेटर, फिर वापस यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा, ये एंटार्क्टिक का व्रत एंटार्क्टिक सर्कल, और ये साउथ पोल। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस कंडीशन में 22 दिसंबर को क्या होता है, जो अपना सूरज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब 23.5 डिग्री साउथ यानी आपकी मकर रेखा पे पड़ता है। और उस टाइम साउथ पोल पे भी आपकी रोशनी पहुंच रही है, स्लांटेड है, टिल्टेड है, टेढ़ी है पर पहुंच रही है। लेकिन भाई नॉर्थ पोल पे देखो, उत्तरी ध्रुव पे देखो, रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपके साउथ पोल में जो ये सूरज है वो क्षितिज तक आएगा, नॉर्थ पोल पे बिल्कुल क्षितिज तक नहीं आएगा। तो नॉर्थ पोल पे लाइट ही नहीं होगी, साउथ पोल पे बराबर लाइट होगी, रोशनी होगी। और सूरज सर के ऊपर कहाँ पे होगा, मकर रेखा पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो अगर मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखूं, अगर मैं कर्क रेखा को देखूं, तो वहां पे क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे रात ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि रेखा तो पहुंच रही है सूरज की लेकिन टिल्टेड पहुंच रही है, स्लांटेड पहुंच रही है, कम पहुंच रही है। तो इसलिए अगर मैं ऊपर की बात करूं, उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, वहां पे नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करूं, वहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं, कर्क रेखा की बात करूं, तो वहां पे रात ज्यादा लंबी होगी और दिन बहुत छोटा होगा। दिन कब आता है, सूरज के साथ, रात कब आता है, सूरज के ढलने के बाद। तो अगर सूरज की रोशनी कम है तो दिन कम होगा और रात लंबी होगी। तो 21 दिसंबर को होता है अपना उत्तरी अयनात और 21 जून को और 22 दिसंबर को होता है अपना दक्षिण अयनात। अब इसके बाद जो ये 2 डेट्स बचती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, इनको अपन लोग इक्विनॉक्स या फिर विषुव के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे ये वाले डायग्राम से। इसमें क्या हो रहा है, ये वाली 2 सिचुएशन, ये है 23 सितंबर और ये है 21 मार्च। इस दिन क्या होता है, सूरज की रोशनी अगर आप देखोगे सभी हिस्सों पे बराबर पड़ती है। मतलब सूरज इक्वेटर पे जो अपना विषुवत व्रत था उसके ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है, सूरज उसके ऊपर है डायरेक्ट। ठीक है, दोनों भी सिचुएशन में, क्योंकि यहां से यहां घूम के गया फिर यहां से यहां आया, तो इक्वेटर से जाएगा ना, कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो इक्वेटर क्रॉस करना पड़ेगा, फिर ऊपर से नीचे जाएगी तो फिर से इक्वेटर क्रॉस होगा। ठीक है, या विषुवत व्रत क्रॉस होगा। तो यहां पे क्या हुआ, देखो अपन ने ये देखा कि पृथ्वी 6 महीने में यहां से यहां घूमी। यहां पे ये कर्क रेखा के ऊपर था सूरज, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, और यहाँ पे मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ पे ऊपर था। तो जब वो बीच में क्रॉस किया होगा तो ऐसा भी तो कोई दिन आया होगा जिस दिन वो इक्वेटर के ऊपर होगा सिर्फ। ठीक है, उस दिन को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। उस दिन पूरे संसार में दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं होता, है ना। और वैसे ही एक और बार होगा जब सूरज वापस, जब ये पृथ्वी जो होगी वापस यहां से यहां घूम के आएगी। ठीक है, तो उस दिन भी क्या होगा, आपका जो सूरज है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट कभी ना कभी आएगा, और जब ऐसा होगा तो वापस से एक इक्विनॉक्स बनेगा। ठीक है, तो अगर एक अपन देखेंगे ऑटम है तो दूसरी जगह स्प्रिंग होगी नीचे, अगर ऊपर स्प्रिंग है तो नीचे ऑटम होगी। ऊपर अगर आप देखोगे शरद ऋतु है तो नीचे कौन सी ऋतु होगी, तो नीचे आप देखोगे दूसरी ऋतु होगी, है ना। ऊपर नीचे के बाद सीजन्स चेंज कर देना, ऊपर शरद है तो नीचे वसंत है, नीचे ऊपर वसंत है तो नीचे शरद ऋतु है। तो ऐसे करके अपन ने 4 डेट्स की महत्ता समझी, इक्विनॉक्स समझा, ठीक है, सॉल्स्टिस यानी अयनात समझा, और हमने ये जाना कि ऋतु होती है। और एक चीज और है, हमें ये पता लग गया कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है उससे तो दिन और रात बनाती है, और पृथ्वी ये जो अपनी धुरी पे घूमते हुए टेढ़े होते हुए ये जो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, उससे ये जो परिक्रमण करती है उससे क्या होता है, उससे सीजन यानी ऋतुएं आती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हम जो पहले फोटो में बता रहे थे कि आपको सीजन्स कैसे समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम फिर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, सारे कंटेंट और माइंड मैप्स वहां पे अपलोड कर दिए गए हैं। एंड धन्यवाद।